हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका दिल से स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में। और अपना ये जो टॉपिक है सर, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रॉपर्टी में किराएदार हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसके आप मालिक हैं, तो आपके लिए ये बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया किराएदारी कानून शुरू हुआ है। पुराना किराएदारी कानून ख़त्म हुआ है, तो जो नया किराएदारी कानून सर शुरू हुआ है, इस कानून के शुरू होने की वजह क्या थी, इस कानून के शुरू होने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है और कैसे ये कानून आपके लिए हित में है। ठीक है, तो सर हम धीमे धीमे करके इसको हमने 8-10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे से हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर पाएँ इस वीडियो का और नए किराएदारी कानून का। ठीक है सर, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने इसको पर्पस जानने की कोशिश करते हैं। सर इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस बड़ा क्लियर है कि सर आपको रेंट अथॉरिटीज़ बनानी है, रेंट ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं। रेंट अथॉरिटी जो आपकी प्रीमाइजेज हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इसके लिए लॉ क्रिएट किया गया है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं और किराएदार हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसका लॉ इसमें लिखा हुआ है। इन केस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सर दो लोग हैं तो डिस्प्यूट तो अराइज हो गई होगा, तो डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका स्पीडी तरीके से ट्रायल लेके सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है, और पुराना वाला कानून जो है उसको रिपील करने का। करेक्ट सर। तो ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है सर? इसकी एप्लीकेशन डिटेल में अगर पढ़ी जाए तो ये इतनी ढेर सारी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सर बहुत वास्ट है, ऑलमोस्ट सारी जगह अप्लाई होता है। कोई भी ऐसा शहर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिफाइंड है, म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट में, मतलब कोई नगर पालिका हो गई, कोई स्पेशल डेवलपमेंट एरिया होगा, वहाँ पे भी हो गया, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे रहे हैं तो वो नहीं पर्पज़ है, बस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होने वाली प्रॉपर्टीज़ कवर्ड हैं इसमें। अगर कोई आवास विकास में प्रॉपर्टी है तो वो भी कवर्ड है इसमें। कोई रेगुलेटेड एरिया है तो सर अच्छी खासी एप्लीकेशन है। तो बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि ये यहाँ नहीं कवर्ड है, बहुत ही जगह कवर्ड है। अब देखते हैं सर इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी कवर्ड हैं। तो प्रॉपर्टीज़ सर कोई कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई हिस्सा, अगर आप किसी को रहने के लिए किराए पे देते हैं, अगर आप किसी को कॉमर्शियल यूज़ के लिए किराए पे देते हैं, अगर आप एजुकेशनल यूज़ के लिए किराए पे देते हैं, सर ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जब किराए पे आप देंगे तो वो कवर्ड नहीं है। राइट, तो इंडस्ट्रियल यूज़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो कवर्ड नहीं है, बट रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और एजुकेशनल यूज़ वाली प्रॉपर्टीज़ कवर हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के साथ में उसका जो गार्डन होता है, उसका जो कोई गैरेज है या पार्किंग एरिया है क्लोज वाला, बैक एंड लैंड है, अगर कोई ग्राउंड उसके साथ में अटैच्ड है, कोई फिटिंग्स हैं, तो वो सब इसमें कवर्ड होती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है सर मेरे को तो घर दिया गया था, घर का पंखा नहीं दिया गया था किराए पे। करेक्ट। इन्होंने सर और क्लियर किया हुआ है फोर्स मेजूर को अपने आप डिफाइन करके। बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल चीज़ें हैं सर, वॉर है, फ्लड है, ड्रट है, फायर है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पैंडमिक को डिफाइन किया हुआ है। पैंडमिक के अलावा एक और जो चीज़ इन्होंने लिखी कि अगर कोई और ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जिसकी वजह से टेनेंट का उस प्रीमाइज के अंदर हैबिटेशन जो है कि मुश्किल में हो। ध्यान रखने वाली बात है सर, टेनेंट का, किराएदार का अपने घर के अंदर रहना मुश्किल हो तो वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तो वो भी कवर्ड है, पैंडमिक भी कवर्ड है। करेक्ट। फिर इसके बाद में इन्होंने लैंडलॉर्ड की सर डेफिनेशन बताई। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के साथ में नॉर्मली जो जो आदमी अपने बिहाफ पे किसी से किराया रिसीव करता है प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के एवज में, तो वो लैंडलॉर्ड है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लैंडलॉर्ड के साथ में उसके लीगल हेयर्स, उसका सक्सेसर और उसके ट्रस्टी। इन केस मान के चलिए अगर कोई ट्रस्ट भी असाइन किया गया था, प्रॉपर्टी के ओनर ने किसी ट्रस्ट को बनाया था, तो इन दैट केस उसका जो ट्रस्टी होगा वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। राइट सर। अब जैसा कि प्रीएम्बल में हमने अभी समझा कि रेंट अथॉरिटीज़ बनानी है, तो रेंट अथॉरिटीज़ बनाने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो प्राइमरी लेवल पे रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम के पास में या राइट होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट करे जो कि एज अ रेंट अथॉरिटी काम करेगा, जो एडिशनल डिप्टी कलेक्टर या की रैंक से नीचे नहीं होगा। ठीक है।
अच्छा, उसके पास में सर सिविल कोर्ट की जितनी भी राइट्स होती हैं वो सारी वेस्ट करेंगे, क्योंकि सर इसके अंदर जो भी डिसीजन पास होगा ना वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अभी हम आगे देखेंगे उस चीज़ को। इसके पास में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं, फॉर एग्जांपल जैसे समन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, आपसे एफिडेविट्स के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन ले सकता है, आपकी एप्लीकेशन को सेट असाइड कर सकता है, मतलब हटा देना, नहीं सुनना, अपने जो भी इसने ऑर्डर पास किए हैं। अब सर किसी को, अगर किसी को न्याय देना बड़ी बात नहीं है, न्याय देने के बाद न्याय की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बात है। तो सर कानून में न्याय की इम्प्लीमेंटेशन की बहुत खूबसूरत व्यवस्था की गई है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर जो है वो भी इसी की जिम्मेदारी है, जो रेंट अथॉरिटी की। अगर मान लीजिए रेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि साहब किराएदार जो है वो मकान खाली नहीं कर रहा, तो मकान को खाली करने की भी जिम्मेदारी किसकी हो गई? रेंट अथॉरिटी की हो गई। अपने ऑर्डर को रिवाइज करना, अपने ऑर्डर को रिव्यू करना, ये सारी भी इनके पास में अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर हम समझते हैं सर रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है कि अगर रेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया कोई भी डिसीजन जिसको कि अग्रीव्ड पार्टी समझती है कि नहीं ये मेरे फेवर में डिसीजन नहीं आया, गलत डिसीजन है, तो वो फर्दर जाके अपील कर सकती। तो अपील का भी सेक्शन है। सर इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है कि टीनेंट क्या होता है। टीनेंट बड़ी अच्छी चीज़ है सर। टीनेंट मतलब किराएदार, जो आदमी अपने बिहाफ पे किस लैंडलॉर्ड को जो है कि किराया पे कर रहा है और टेनेंसी एग्रीमेंट के अंतर्गत है। सर अग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट शेड है, अग्रीमेंट के अंतर्गत है तो वो टीनेंट हो गया। अब क्या हुआ कि टीनेंट के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो सब टीनेंट होगा, मतलब अगर आपके अग्रीमेंट में सबलेट करने का आपके पास अधिकार क्षेत्र है तो इन दैट केस वो सब टीनेंट जो होगा दैट इज ऑल्सो टीनेंट। करेक्ट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर मान लीजिए अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के तहत ये डिसाइड हुआ कि नहीं साहब आपको मकान खाली करना है, आपको दुकान खाली करना है हमारा, तो क्या अब वो जो किराएदार था वो किराएदार बचा? नहीं सर। अगर किसी के अगेंस्ट कोई भी डिक्री पास हो गई, कोई ऑर्डर पास हो गया, तो वो किराएदार नहीं बचा, वो टेनेंट नहीं बचा। अच्छा, सब टीनेंट और सबलेट कैसे करता है? सर अगर सबलेट किया जाएगा तो एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के साथ में ही सबलेट किया जाएगा। मतलब मेन एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, मेन एग्रीमेंट का रेफरेंस देते हुए एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और न्यू अग्रीमेंट, इन दोनों में अंतर है। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सर विद रेफरेंस टू द अर्लियर वन, राइट। तो पुराने वाले का ध्यान में रखते हुए आपको एक नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होगा, तब आपकी जो सबलेट होगी वो जो सब टेनेंसी होगी वो वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि सर ये जो कानून है ये सर्टेन जगह पे अप्लाई नहीं होता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर वहाँ पे कोई भी जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों लोग अप्लीकेशन देते हैं कि साहब नहीं अपने को इसी के अंदर गवर्न होना है, तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो वो वैसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ओन कर रखी हैं। सर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी कंपनी या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्था ने किराए के ऊपर दे रखी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी हैं तो वो भी कवर्ड हैं इसी एक्सेप्शन के अंदर। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी वक्फ के पास में है तो वो भी कवर्ड है इसी एक्सेप्शन के ऊपर। और अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है सर, तो वो भी कवर्ड है। तो बस ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है जब तक कि ये दोनों टेनेंट और लैंडलॉर्ड ये ना अप्लीकेशन दें कि नहीं साहब अपने को इसी के अंदर गवर्न होना है। अब हम इस एक्ट के सेकंड फेज़ की तरफ चलते हैं कि साहब इस एक्ट के आने के बाद क्या बदलाव हुआ, इस एक्ट की वजह से अपने को ऐसा क्या है जो नया नया करना होगा, जो अभी तक नहीं करना होता था अपने को, वो क्या करना होगा इस एक्ट के आने के बाद में। तो सर इस एक्ट के आने की वजह से सबसे पहली चीज़ आपको जगह जगह पे इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने काम की रेंट अथॉरिटीज़ को। तो जो आपके एरिया का कंसर्न रेंट अथॉरिटी है, आपको उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सर अगर आपका टेनेंसी, अब समझते हैं कि कैसे, मान लीजिए आपने कोई नया अग्रीमेंट एंटर किया जो इस ऑर्डिनेंस के बाद का अग्रीमेंट है और वो अग्रीमेंट 12 महीने से कम का है, तो आपको ये रिक्वायर्ड लॉ आपको मैंडेटरी नहीं करता है कि आपको जाके बताना है रेंट अथॉरिटी को। बट अगर आपका जो टेनेंसी पीरियड 12 महीने से ऊपर है तो लॉ आपको ये मैंडेट करता है कि साहब आप दोनों को जाके, ठीक है, आप दोनों को जाके अग्रीमेंट के 2 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। और सेपरेटली अगर मान लीजिए 2 महीने के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया गया
तब क्या होगा? तो अगर 2 महीने के अंदर दो दो ज्वाइंटली इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपको जाके सेपरेटली इन्फॉर्म करना है। अब सेपरेटली इन्फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जब आपको मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने खत्म होने के बाद में उसके अंदर आपको इन्फॉर्म करना है जाके, करेक्ट? तो जब इन्फॉर्म आप कर दोगे तब क्या होगा? तो आपको सर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पार्टी वाइज अलॉट हो जाएगा, और जो आपका अग्रीमेंट होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। इनकेस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसी अग्रीमेंट के बिहाफ पे आपका डिसीजन होगा, राइट? अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा आपका अग्रीमेंट है जो इस कानून से पहले, ऑर्डिनेंस आने के पहले से चल रहा था, तब क्या होगा? तो सर दो चीज़ें होंगी। पहला ये कि या तो आपका जो है कि अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा। और दोनों ही केसेस में आपको 3 महीने के अंदर जाके रेंट अथॉरिटी को एकदम क्लियर कट बताना है कि जॉइंटली जाके बताना है कि साहब ऐसा है कि हम ऑलरेडी हमारा ये अग्रीमेंट चल रहा था, ये टर्म्स थी और ये रहा हमारा अप्लीकेशन, आप इसको एक्सेप्ट करो। इसका एक फॉर्मेट है, अभी हम आपको आखिर में चलते हुए वो फॉर्मेट भी बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो स्लाइड मैं आपको शो कर रहा हूँ ये स्लाइड आपके काम की है तो बेशक आप मेरे से इस चीज़ को भी मांग सकते हैं, करेक्ट? आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको ये स्लाइड्स प्रॉपरली दे दूंगा मेल के ऊपर। अब अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, जॉइंटली जाके इन्फॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या करना होगा? सेपरेटली आप 1 महीने में इन्फॉर्म कर दोगे जब आपके 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे। ये मिस टाइप हो गया है सर, ये 3 मंथ्स है। जब आपके 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, 3 महीने का पीरियड ख़त्म होने के बाद अगले 1 महीने में आपको इन्फॉर्म करना है। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने इन्फॉर्म कर दिया और टेनेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? अब अगर लैंडलॉर्ड ने इन्फॉर्म कर दिया और टेनेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया तो इन दैट केस लैंडलॉर्ड के पास में एक अकेला सिर्फ यही ग्राउंड के ऊपर एक अधिकार आ जाएगा कि वो साहब आपसे कहेगा मकान खाली कर दो, दुकान खाली कर दो, और आपके पास में कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आप उसको रोक पाओ, क्योंकि उसके पास यूनिक राइट है जो वो आपको इस नॉन कंप्लायंस की वजह से उसके पास अराइज हो जाता है। अगेन यहाँ पे भी अगर जब आप रिकॉर्ड करवा लोगे जाके तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कंप्लायंस है एज ऑफ नाउ सुनने में बड़ी आपको टिपिकल लग रही होगी, बिल्कुल टिपिकल है भी। रीज़न क्या है कि भाई फिजिकली जाना है तो साफ साफ एक्ट में लिखा है कि 3 महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी जो होगी उसको एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जाके, जहाँ पे जाके जो है कि ये काम हो सकें ईजिली बेसिस पे। मान के चलते हैं अगर कोई सबलेट करता है, सब टेनेंसी होती है, तो सब टेनेंसी जैसे ही एंटर की जाती है उसके 1 महीने के अंदर जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है उसको जाके ये भी चीज़ इन्फॉर्म करनी है और उसको भी रजिस्टर करना है। ये बेसिकली एक तरीके से टेनेंसी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है सर। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे टेनेंसी पीरियड, उसका रिन्यूअल, और अगर मान लीजिए रिन्यूअल का फेलियर हो जाता है तो क्या होगा, राइट? तो अगर सर टेनेंसी पीरियड अब कानून थोड़ी ना बता सकता है कि साहब आप 9 साल की टेनेंसी करोगे, 5 साल की करोगे, 4 साल की करोगे, तो ये तो आपके अग्रीमेंट के अंदर डिसाइडेड है कि साहब ये टेनेंसी इतने टाइम की है एंड दैट इज द फाइनल रीज। अब मान के चलते हैं कि अगर रिन्यूअल ऑफ द टेनेंसी पीरियड आपका हो जाता है तो क्या? आपके जैसे ओरिजिनल अग्रीमेंट में रिन्यूअल के लिए लिखा है और रिन्यूअल आपके टेनेंसी एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं, आप उस टेनेंसी एग्रीमेंट को जाके फर्दर रिकॉर्ड करवाओगे जाके। अगेन वही आपको फ्रेश एग्रीमेंट मान के आपको फर्दर रिकॉर्ड करना है। और इन केस वो रिन्यू नहीं होता है, यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर टेनेंसी आपकी रिन्यू नहीं होती है और टेनेंट मकान दुकान खाली करने को फेल हो जाता है तो इन दैट केस आपको पहले 2 महीने दुगना किराया देना पड़ेगा। और उसके बाद में, ये सर बहुत हार्श प्रोविजन है तो आपको ध्यान रखना होगा आज की डेट से कि अभी नए कानून के बाद में अगर टेनेंसी आपकी एक्सपायर होने वाली है तो सर रिन्यूअल करवाने को एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास में एक प्रॉपर अधिकार है कि वो अगले 2 महीने आपसे दुगना किराया वसूल सकता है और उसके बाद जब तक आप रहोगे तो चौगुना किराया आपसे, 4 गुना किराया आपसे वसूला जा सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, एक नोट दे रखा है कि ये जो पीनल प्रोविजन है ये नहीं लगेगा कब, इन केस ये वाला जो प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है सर, कोविड के टाइम में लॉकडाउन था। अभी क्या है कि अगर लॉकडाउन में टेनेंसी एक्सपायर हो रही, रिन्यू नहीं हो रही है, तब तो आप टेनेंट के ऊपर जाके बोलोगे नहीं अपने दो आप खाली करो या दोगुना किराया, ऐसा नहीं हो सकता।
यहाँ पे सर टेनेंट को बड़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है लॉ की तरफ से कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फोर्स मेजोर वाली सिचुएशंस हैं तो आप एकदम भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई दुगना और चौगुना किराया नहीं जाएगा। करेक्ट सर। इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं कैजुअलिटी केस पे सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि रेंट एग्रीमेंट जो होगा वो किसके किसके ऊपर बाइंड होता है सर। रेंट एग्रीमेंट आपके सक्सेसर्स के ऊपर भी बाइंड होगा। बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि कब के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए बाइंड होगा। करेक्ट सर। सक्सेसर का मतलब यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि किसके लिए। ये अभी आप आगे जब हम लोग समझेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला प्रोविजन पढ़ना शुरू करेंगे तब अपने को ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी समझ में आएगी सर। इसमें सक्सेसर का मतलब क्या है, स्पाउस, आपके बच्चे, बच्चे में आपका बेटा बेटी सब शामिल है, आपके पेरेंट्स, अगर आपके बेटे की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ, उसकी विडो, आप वाइफ की विडो, और जो आपकी कोई सिस्टर है जिसका डाइवोर्स हो गया है तो वो डाइवोर्स। लेकिन ये सब कब, जब वो नॉर्मल केस में, ऑर्डिनरी केस में आपके साथ रह रहे हो तब वो उस केस में सक्सेसर वाले उसमें जो है कि काउंट होंगे। इन केस एनी प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस इज गोइंग ऑन एंड द पार्टी टू द प्रोसीडिंग डिसीज्ड हेयर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल अप्लाई सब्सटीट्यूशन ऑफ द नेम विद इन। अब मान लेते हैं अगर कोई लिटिगेशन चल रही है जो है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, और तो सक्सेसर्स को 1 महीने के अंदर अप्लाई करना है किसके लिए, ये अपनी लिस्टिंग कराने के लिए सर वी आर द सक्सेसर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं रिवीजन ऑफ द रेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन ऑफ द रेंट। रिवीजन ऑफ द रेंट कैसे होगा, वैसे तो टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि आपके टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है 10% बढ़ना है, 7% बढ़ना है, 5% बढ़ना है, नो इश्यूज, दैट इज़ नॉट अ इशू, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे अपने को ये रेंट रिवीजन वाले प्रोविजंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कब हो रहा है, अदर जो वो कंस्ट्रक्शन जो कि नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है लेकिन किराएदारी के दौरान हो रहा है, ठीक है, किराएदारी शुरू हो चुकी है, लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट है कि वो डिस्कस करेगा टेनेंट के साथ में कि साहब आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो उस प्रॉपर्टी में मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ, वो राइटिंग में डिस्कशन करेगा। यहाँ पे टेनेंट का पूरा अधिकार एकदम प्रोटेक्ट कर रखा है कि साहब आप किराया दे रहे हो, आप अग्रीमेंट में हो, आप मेरी अब वो प्रॉपर्टी एक तरीके से फॉर द अग्रीमेंट टाइमिंग वो उसकी टेक ओवर में है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी लैंडलॉर्ड आके हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके लिए उसको एक रिटन जो है कि डिस्कशन करना होगा। अब क्या है कि वो कंस्ट्रक्शन आपकी जनरल रिपेयर से अलग होना चाहिए और वो इम्प्रूवमेंट, एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होना चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि लैंडलॉर्ड के पास में एक राइट होता है इस केस में कि भाई हमने आपके लिए एक पहले 4 कमरे दिए थे, अभी 5 कमरे बना दिए, 6 कमरे बना दिए, तो आपका किराया बढ़ सकता है, राइट। तो बाय एन अमाउंट एज अग्रीड। लेकिन ये जो किराया जैसे जब ये वाला डिस्कशन होगा ना तो उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, करेक्ट। और ये किराया कब से बढ़ेगा, जब आपका जिस महीने आपका कंप्लीशन कंप्लीट होगा उसके अगले महीने से। ऐसा नहीं कि ये प्रोपोर्शनेट किराया बढ़े, नहीं आज इस महीने आपने 13 दिन जो है कि एक्स्ट्रा यूज़ किया है तो ना, बिल्कुल नहीं, करेक्ट सर। अगले महीने से ही बढ़ेगा, जिस महीने आपका काम खत्म हुआ उसके अगले महीने से ही बढ़ेगा। ट्रांजिशन प्रोविजन फॉर द रेंट अप्रेजल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सर, एकदम ध्यान से समझिएगा कि क्या है भाई। अगर आपका कोई अग्रीमेंट है पहले से, इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले से आपका एक अग्रीमेंट चल रहा है और प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है इसके कमेंसमेंट होने से पहले, ठीक है, तो आपका जो रेंट है वो 2 साल के लिए रिवाइज हो सकता है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस कमेंस होने के बाद अगले 2 साल के लिए रिवाइज होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंडिकेटेड एज अंडर। तो एक फॉर्मूला बताया हुआ है, तो इसमें इन्होंने एक डेट काउंट की कि साहब अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 15/7/1972 से पहले की प्रॉपर्टी थी, उससे पहले की वो लेट आउट प्रॉपर्टी, तो हम मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी 15/7/1972 को लेट आउट की गई। और अगर कोई प्रॉपर्टी 15/7/1972 के बाद में जो है कि लेट आउट की गई तो हम वो वाली डेट मानेंगे। और रिवीजन, जो रेंट का रिवीजन होगा वो इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के कमेंसमेंट के 1 साल के बाद से स्टार्ट होगा। कितना रिवाइज कर सकते हैं सर,
अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 5% हम बढ़ाएंगे, और अगर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 7% बढ़ाएंगे। करेक्ट। अच्छा, एंड द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द रेंट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द ईयरली बेसिस। एक एक साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट, और जो भी अमाउंट निकल के आता है वो अगेन वापस से फिर से जो है कि एक तरीके से उसके फिर से अप्रेज हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेनेंसी, तो ये आपका जो बढ़ेगा कब तक, जब ये जिस दिन से आपकी कमेंसमेंट हुई और तब तक की आपकी टेनेंसी चल रही है तब तक बढ़ता चलेगा। इफ़ द रेंट ऑफ द प्रीमाइस हैड बीन रिवाइज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी आफ्टर 15/7/72, द फॉर्मूला ऑफ द रिवीजन ऑफ द रेंट मेंशन शैल एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिवीजन। मान लीजिए कि अगर बीच में कभी कोई रिवाइज हुआ है, मतलब पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 3 साल 4 साल, तो जो लास्ट वाला रिवीजन होगा ना, वहाँ से अपने को ये फॉर्मूला जो है कि अपडेट करना है। इसको समझने के लिए कैसे, मान लीजिए कि कोई रेंट था 100 रुपये, तो लॉ कहता है रेजिडेंशियल रेंट है अगर, तो उसको 10% से बढ़ाना है। और 1972 में सर ये किराया जब था आपका 100 रुपये, तो अब हम मानेंगे 1973 में किराया 105 हो जाएगा, 1974 में किराया 110 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। क्यूमुलेटिवली सर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि तरीके से कंपाउंडिंग करके बढ़ा रहे हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके से ये पहुँचते पहुँचते सर 2020 में जब हम पहुँचेंगे, 2022 में आई थिंक मैंने 2020 तक ही लिया है, तो 2020 में लेट से ये किराया जो है वो 1040 रुपये हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से क्या होगा कि मान लीजिए अगर पुराना किराया ज़्यादा था तो आज की रेट पे किराया जो आपका निकल के आएगा वो अच्छा खासा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉ बोलता है कि आपको जब इस तरीके से किराया बढ़ाया जा रहा है आपका ना, तो पहले साल आपको आधा किराया देना है। जो भी आपका लास्ट कंप्यूटेशन निकल के आएगी, पहले साल पे उसका आधा ही करना है, और दूसरे साल से आपको पूरा किराया जो है कि पे करना है। अब क्या है, दिस प्रोविजन में ऑल्सो भी अप्लाइड ओवर ऑप्शनल एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमाइज। अगर मान लीजिए आप ऑप्शनली जाके अप्लाई करते हो कि नहीं अपने को इसके अकॉर्डिंग बढ़वाना है किराया, तो आपको आपका ये किराया इस वाली प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकता है। In the case of the tenancy entered into before the commencement of this ordinance, the landlord shall by notice in writing to the tenant enhance the rent as specified above, and rent so enhanced shall be payable within 30 days of the। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, किराया बढ़ेगा इसका कानून है, लेकिन साथ में लॉ ने एक और चीज़ लिखी, साहब किराया बढ़ाने से 30 दिन पहले आप टेनेंट को बता देना। ऐसा नहीं करना कि कल चले गए बोलो नहीं अब बढ़ा हुआ किराया चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि उसका भी तो बजट है ना। तो टेनेंट का यहाँ पे फिर से एक राइट लॉ ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप इस तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकते हो। जब आप किराया बढ़ाओगे तो 30 दिन पहले आप बताओगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है ट्रांजिशन पीरियड में, मतलब इस दौरान कोई टेनेंसी चल रही है लेकिन कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट फॉर द ट्रांजिशनल आइदर लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन म्यूचुअली डिसाइड, या तो आप म्यूचुअल डिसाइड कर लो, या फिर क्या करना पड़ेगा सर, म्यूचुअल अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो तो आप रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दो। और रेंट अथॉरिटी कैसे डिसाइड करेगा सर आपका किराया, जो भी आपका प्रिवेल कर रहा होगा उस टाइम पे मार्केट रेट, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर केसेस में प्रॉपर्टीज़, क्योंकि क्या हो रहा है कि पुराने कानून की वजह से, पुराने एग्रीमेंट्स की वजह से फादर्स अपने मतलब पुराने बाबा दादा के जो किए हुए एग्रीमेंट्स हैं उनकी वजह से लोगों को आज कम किराया भी मिल रहा है, राइट, जबकि किराया बढ़ चुका है। तो लॉ ये चाहता है कि भाई आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि जब किराएदारी के पास जब ये कानून आएगा तो वो लोग के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होगा और वो म्यूचुअली एग्री करेंगे नहीं। अगर म्यूचुअली एग्री करेंगे तो भी मार्केट प्राइस के ऊपर जाएगा, और अगर वो म्यूचुअली एग्री नहीं करके रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देने जाते हैं तब भी मार्केट प्राइस के ऊपर जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लॉ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बड़ा क्लियर कर देता है। आपसे कोई भी लैंडलॉर्ड अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो वो 2 महीने से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। अगर मांगेगा तो आप उसकी शिकायत कर देना। अगर आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस 6 महीने से ज़्यादा आपसे डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं मांगा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर जिस दिन आप मकान खाली करेंगे, जिस दिन वो टेक ओवर कर रहा होगा मकान का अपना वापस लैंडलॉर्ड, उसी दिन उसको सिक्योरिटी
डिपॉजिट वापस करना होगा, और अगर नहीं वापस करता है तो सिंपल इंटरेस्ट से उसके ऊपर ब्याज लगेगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आने वाले समय में इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत बनने वाले रूल्स के अंदर डिसाइड होगा कि साहब कितने % से ब्याज लगेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके एकदम क्लियर कट हो गया कि अगर जब तक कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है तब जब तक कि आप टेनेंसी में हो तब तक तो आपको ब्याज नहीं मिलना, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के बाद लैंडलॉर्ड आपको टहला रहा है कि साहब 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, तो उसके ऊपर ब्याज की इम्प्लीकेशन हो जाती है सर। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे हम समझते हैं, जहाँ पे अपने को ये थोड़ा लंबी चीज़ें हैं, जहाँ पे अपने को ये समझ में आएगा क्योंकि काफ़ी ढेर सारे राइट्स हैं, काफ़ी ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो लैंडलॉर्ड के पास में होगी और उसकी सर्टिफाइड काउंटर पार्ट कॉपी जो होगी वो टेनेंट को देनी होगी, ठीक है। और टेनेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो साहब अपना रेंट और कोई भी चार्जेज हैं वो उनको ऑन टाइम पे करे। लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर रेंट के अगेंस्ट कोई रेंट रिसीट इशू करे, चार्जेस के अगेंस्ट कोई एक्नॉलेजमेंट इशू करे। और अगर मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने वो डिजिटल पेमेंट किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, भीम ऐप हो गया, यूपीआई हो गया, तो इन दैट केस जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, फिर वो रेंट रिसीट इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। एक ये जो प्रोविज़न है बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न है सर। बहुत से लैंडलॉर्ड बोलते नहीं अपने को कैश में चाहिए, अपने को ऐसे चाहिए वैसे चाहिए किराया, तो नहीं, यहाँ पे सर किराया देने से मतलब है, किराया देना ज़रूरी है, बट किराया किस तरीके से देना है इस चीज़ के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, राइट। तो जो भी लीगल टेंडर है, जो भी लीगल मोड्स हैं, आप उस तरीके से किराएदार किराया देगा और आपकी मजबूरी है आप किराया एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप समझोगे, अगर मान लीजिए किराया नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो लॉ कहता है कि आप अगले 2 महीने तक पोस्टल मनी ऑर्डर से भेज दो, फिर भी साहब वो किराया नहीं एक्सेप्ट करता है तो आओ मेरे पास जमा कर दो रेंट अथॉरिटी के पास में, और हमको एक एप्लीकेशन भी दे देना साथ में, उसमें लिखना कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है, आपका ये किराया कौन से महीने के बिलोंग करता है, ओनर का नाम क्या है, क्यों वो किराया नहीं ले रहा है, उसके अलावा आप चाहो तो कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे दो, और ये सारी बात हमको बता के हमारे पास किराया जमा कर देना। ड्यू टू एनी रीजन इफ़ द टेनेंट इज अनेबल टू डिसाइड। एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि टेनेंसी चल रही थी, अगर और वहाँ पे कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है, लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब उसके स्पाउस या उसके बच्चों के बीच में डिस्प्यूट है कि नहीं साहब किराया हम लेंगे, किराया हम लेंगे। अब लैंड जो टेनेंट है वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि साहब किराया कौन लेगा, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उस मसले में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप मसले में पड़ोगे और आगे चल के कोई कोर्ट केस हो जाता है दोनों के बीच में, बोलते नहीं कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप इनकी, तो ये जो किराया आपने दिया है वो अगेन एक डिस्प्यूट में चला गया। तो बेहतर क्या होगा कि आप उनके डिस्प्यूट में मत पड़ो, आप किराया जाके बाहर से पे कर दो, आप किसको रेंट अथॉरिटी के पास जमा कर दो और वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लेगा और आगे पास करेगा, करेक्ट। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि टेनेंट की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आपको प्रॉपर्टी दी गई थी आप उसको गुड रखो, प्रॉपर रखो, केयर करो, उसकी वियर एंड टेयर करो, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं रिपेयर मेंटेनेंस की तो वो आप करवाते चलो। इन केस ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़, अगर मान लीजिए कोई कॉमन फैसिलिटी है, जैसे छत का जीना हो गया, मकान मालिक और किराएदार दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ के लिए आप अपने एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि साहब इनका मेंटेनेंस कौन करेगा और कैसे करेगा। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिपेयर्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फर्दर एक इम्पॉर्टेंट राइट और ड्यूटीज़ के अंदर आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रिपेयर होता है, ठीक है, और वो रिपेयर लैंडलॉर्ड ने नहीं करवाया, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द वो रिपेयर जो है वो लैंडलॉर्ड ने करवा दिया, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, आपके डिपॉजिट से वो पैसा काट लेगा, आपके मंथली किराए से वो पैसा काट लेगा, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट होगी तो आपको वो अलग से देनी पड़ेगी उसको, और उस एक्सेस अमाउंट को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपको पूरा करना पड़ेगा, और ये जो पेमेंट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड आपको एक रिटर्न में नोटिस देगा कि साहब मेरे को इतना रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है और आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से हमने इतना काट लिया है, तो आप ये मेरे को मेंटेनेंस की अमाउंट दो और इतना रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट को पूरा करने के लिए दो, ठीक है। तो आपको जो नोटिस अलाउ होगा, जो नोटिस इशू होगा, उस नोटिस के 1 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीशन करना हो। अगर मान लेते हैं लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर दिया, कोई रिपेयर मेंटेनेंस हैं और वो ज़रूरी नेचर के हैं, और लैंडलॉर्ड ने
जो है कि मना कर दिया कि साहब हम नहीं करवा रहे हैं, तो टेनेंट के पास ये अधिकार दिया गया है कि आप साहब खुद करवा लो और उसके किराए से काट लो। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बहुत से ऐसे ओल्ड एजर्स होते हैं जिनका जो है कि किराया ही जीवन यापन का एक बेसिक चीज़ है। तो इन दैट केस लॉ ने क्या बोला कि साहब आप जब उनके किराए से काटना ना, तो काटने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी महीने का किराया पता चले ज़्यादा रिपेयर का खर्चा हो गया तो पूरा पूरा किराया आपने काट लिया, नहीं, आप 50% से ज़्यादा नहीं काट सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का किराया 10,000 रुपये है, ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट 15,000 रुपये है, तो आप पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 5,000, तीसरे महीने 5,000 काटोगे और बाकी 5,000 रुपये आप उनको देते रहोगे। सॉरी। वेयर द प्रीमाइसेस अनइनहैबिटेबल विदाउट द रिपेयर्स, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि बिना रिपेयर के वो प्रीमाइस जो है वो रहने योग्य नहीं है, तो टेनेंट जो किराएदार है वो एक नोटिस दे देगा रिटर्न में कि साहब हम छोड़ लें, अपने से ना हो पाएगा, हम छोड़ के जा रहे हैं इसको, आप छोड़ के चले जाओगे उस प्रॉपर्टी को। करेक्ट। वेयर द प्रीमाइज लेट आउट ऑन द रेंट बिकम्स uninhabitable for the tenant due to the force majeure clause, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द टेनेंट इज अनेबल टू रिजाइड ड्यू टू द occurrence of such event, the landlord shall not charge the rent for the premise until the said premise is restored by the अगर मान लेते हैं कोई कैजुअलिटी अगर वो कोई भी फोर्स मेज्योर वाला सिचुएशन अराइज होता है और उस सिचुएशन में उस सिचुएशन की वजह से जो किराएदार है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह पा रहा है, तो उस केस में जितने पीरियड वो नहीं रह पाएगा उसका किराया उसको नहीं देना पड़ेगा। राइट। ये जो जे और के वाले अपने अभी अभी लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द एडवांस रेंट शैल बी रिफंडेड बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, अगर उसके इसमें वो छोड़ के जाता है तो टेनेंट को रिफंड करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट विद 15 दिन के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस, नोटिस देने के 15 दिन के अंदर लैंडलॉर्ड के पास में, मतलब 15 दिन का टाइम दिया हुआ है क्योंकि भाई आप छोड़ के जा रहे हो, तो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको लैंडलॉर्ड को वो पैसा वापस करने का। ठीक है। इंटेंशनली कोई डैमेज नहीं पहुंचाना है किराएदार को या लैंडलॉर्ड को, राइटिंग में इन्फॉर्म करना है अगर कोई डैमेज होता है, रीजनेबल केयर करनी है। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि एंट्री टू द प्रीमाइज, बहुत अच्छा अधिकार। बहुत जगह हम देखते हैं कि मकान मालिक बस जब चले आ रहे हैं, कोई प्रिवेसी नहीं है टेनेंट की, कोई किराएदार की बात ही, किराएदार ना हो गया उनका नौकर। ठीक है। तो किराएदार के यहाँ आने से पहले आपको 24 घंटे पहले से आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा नोटिस, और उस नोटिस में आपको ये तक बताना पड़ेगा कि आप किस तारीख को आओगे, कितने बजे आओगे और किस वजह से आओगे, रीज़न भी बताना पड़ेगा। ठीक है। और सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में आप उस प्रीमाइज के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, एकदम नहीं अलाउड है, एक्सेप्ट ये वार, अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटी जैसी सिचुएशन होंगी, इन दैट केस। राइट। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट करते हो तो आपको अपने टेनेंट को बताना पड़ेगा कि साहब मैंने इसको प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट किया है, इन साहब प्रॉपर्टी मैनेजर का ये नाम है, इनका ये प्रूफ है, ये इनका इसके अपॉइंटमेंट का पर्पज़ क्या है कि वो इंस्पेक्शन करने आएगा, टेक केयर करने आएगा, किराया लेने आएगा, आपको बताना पड़ेगा। और कितने पीरियड के लिए वो अपॉइंट कर रखा है आपने ये भी बताना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर कोई भी वो लीगल एंटिटी है, ठीक है, तो लीगल एंटिटी के आपको डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब अगर क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान है, अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंटेड है और वो अपनी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कोई भी इस ऑर्डिनेंस के प्रोविज़न को अगर कंट्रावेन करता है या लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रावेन करता है, तो इन दैट केस क्या होगा कि एक एप्लीकेशन जाएगी आरए के पास में और आरए उस प्रॉपर्टी मैनेजर को जो है कि हटा देगा, और हटाने के बाद में वो प्रॉपर्टी मैनेजर के ऊपर कंपनसेशन भी लगा सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है। ठीक है। अगेन बहुत अच्छा प्रोविज़न। सर बहुत से लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, तमाम तरीके से काम करते हैं। तो आप किसी भी किराएदार की एसेंशियल सप्लाई और एसेंशियल सर्विसेज को बंद नहीं कर सकते हो। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आप उसका पानी नहीं बंद कर सकते हो, बिजली नहीं बंद कर सकते हो, उसकी अगर आपकी गैस पाइपलाइन है तो वो बंद नहीं कर सकते हो, आपके पास अगर लाइट है तो आप लाइट नहीं बंद कर सकते हो, लिफ्ट्स नहीं बंद कर सकते हो। ठीक है। स्टेयरकेस नहीं बंद कर सकते हो और कंजर्वेंसी नहीं कर सकते हो आप किसी भी चीज़ की।
पार्किंग, कम्युनिकेशन लिंक, सैनिटरी सर्विसेज, आप इस तरीके की सर्विसेज नहीं बंद कर सकते हो। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, किसी भी सिचुएशन में अधिकार नहीं है कि आप किसी की बेसिक चीज़ें बंद कर दो। और अगर लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो इस चीज़ को कंट्रावेन करता है, बंद करता है, तो टेनेंट के पास एक राइट है कि वो आरए के पास में एप्लीकेशन देगा, रेंट अथॉरिटी के पास में, और रेंट अथॉरिटी एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी तुरंत कि साहब इसको तो पहले शुरू करो, ठीक है, वो तो जो आपने किया वो गलत किया। फिर 1 महीने के अंदर अपनी एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और इस इंक्वायरी के बिहाफ पे अगर लैंडलॉर्ड को गिल्टी पाती है तो लैंडलॉर्ड के ऊपर 2 महीने के किराए का कंपनसेशन लगेगा, ठीक है। और अगर ये पाया जाता है कि किराएदार ने झूठ बोला था और किराएदार ने फर्जी में मकान मालिक को फंसाने की बात की है, तो उसके ऊपर 2 महीने का कंपनसेशन लगेगा। अब इन केस मान लीजिए कि आगे हम अभी इविक्शन के प्रोविजंस पढ़ेंगे किराएदार को खाली करने के, तो उस केस में लैंडलॉर्ड जो है अपना प्रॉपर्टी रेंट जो है वो मान लीजिए अगर 10 दिन रहा तो 10 दिन का किराया चार्ज करेगा, कोई फ्री में तो रखेगा नहीं, ठीक है। टेनेंट शैल नॉट कैरी टेनेंट विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वो कोई भी जो है कि काम अपने यहाँ कोई स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकता है, करेक्ट सर। उसके बाद में व्हेन द लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट, अगर लैंडलॉर्ड कुछ भी बनवाना चाहता है जो कि प्रीमाइज टेनेंट के पास किराए पे है और टेनेंट अगर रिफ्यूज़ करता है, तो अभी वो मकान मालिक का जो है कि एकदम लैंडलॉर्ड का अधिकार नहीं है कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है और हम इसको जो है कि ये बनवाएंगे, मतलब हमारा बनाने का ही पूरा अधिकार है। हाँ जी, तो लैंडलॉर्ड का अधिकार नहीं है कि वो अपने आप आके आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बनाने लगेगा। जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास में किराए पे या किराए के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, तब तक उसके पास कोई अधिकार नहीं है बिना आपकी परमिशन के बनाए आके, ठीक है। बट लॉ ने ये बोला कि साहब वो रेंट अथॉरिटी के पास में चला जाएगा, रेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो इन डैट केस रेंट अथॉरिटी आपको ग्रांट कर सकती है कि हाँ वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर लो, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी तरीके से लैंडलॉर्ड का एरिया डिटेरिएट नहीं करेगा। मतलब कोई अनड्यू हार्डशिप किराएदार का एरिया डिटेरिएट नहीं करेगा। किराएदार का जितना एरिया था उसके ऊपर आप किसी तरीके से इंक्रोचमेंट नहीं कर पाओगे जब तक वो टेनेंसी एग्रीमेंट चलेगा, ठीक है। तो आप किराएदार के साथ कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि अगर मान लेते हैं कि प्रीमाइज लेट आउट है और वहाँ पे उस जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके साथ में कोई वेकेंट लैंड भी है, कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वो भी अटैच्ड है उसके साथ में, ठीक है। उसके ऊपर म्यूनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाना अलाउड है, ये ज़रूरी है, और लैंडलॉर्ड की इच्छा है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाए, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी क्योंकि आपके पास में है, टेनेंट के पास में है उस टाइम पे, और वो आप उसको अभी उसके पोजीशन में नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो लैंडलॉर्ड क्या करे, लैंडलॉर्ड या उसके कोई लीगल हेयर्स एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे रेंट अथॉरिटी के पास में, और रेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होगी कि साहब वहाँ पे ये किया जा सकता है और वो प्रॉपर्टी जो है वो सेवरेबल है। मतलब वो जो प्लॉट है, वो जो खाली एरिया है, वो आपके जो किराएदारी अनुबंध के अंतर्गत होने वाली प्रॉपर्टी है उससे अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में वो, और वहाँ पे किराएदार के ऊपर कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं होगी, तो उस केस में वो आपको डायरेक्ट कर सकता है कि आप अलग अलग कर लो, वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने ये देखा कि किराएदार को भी ये कानून इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है कि लैंडलॉर्ड दोनों को ही प्रोटेक्शन देता है, लैंडलॉर्ड को भी और किराएदार को भी। प्रोटेक्शन ऑफ द, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट एंड एविक्शन रिकवरी एंड पोजीशन। अब क्या है कि किस टाइम पे हम जो है कि किराएदार को हटा सकते हैं। तो टेनेंट शैल नॉट बी एविक्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंसी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन राइटिंग। या तो साहब आप दोनों कंसेंट कर लो कि हमें लैंडलॉर्ड और जो है कि उसके बीच में कंसेंट हो गई कि अभी खाली होना है मकान, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन है, इन केस, ठीक है, इस रूल के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। इफ़ द टेनेंसी वाज अंडरगोइंग एंड न्यू लैंडलॉर्ड एक्वायर्ड द प्रीमाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ। अब क्या होता है कि साहब किराएदारी चल रही थी, मकान मालिक ने क्या किया कि किसी दूसरे को मकान बेच दिया नया लैंडलॉर्ड को, मतलब अब वो नया लैंडलॉर्ड हो गया, और नया लैंडलॉर्ड हमसे आके कहता है कि साहब मकान खाली करो ना। अभी बिल्कुल भी नहीं
मकान खाली हो सकता है। मकान खाली होने के लिए क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये कि नोटिस ज़रूरी है, आप ऐसा ही आके बोल नहीं सकते हो हवा में, ठीक है। इसके अलावा न्यू लैंडलॉर्ड कैन बी मेड फॉर रिकवरी ऑफ द पोजेशन, और वो जो नया लैंडलॉर्ड है वो अपनी रिकवरी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन कब? जबकि उसके एक्विजिशन का 1 साल निकल जाए या जो पुराना अग्रीमेंट चल रहा था वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद मकान मालिक नहीं किराएदार जो है कि वो खाली नहीं कर रहा है। इन दोनों पीरियड से जो भी पहले पीरियड आएगा, मतलब एक साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और टेनेंसी एग्रीमेंट की एक्सपायरी, इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा तभी आप वो एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल है, मकान अपना जो प्रॉपर्टी है उसको खाली करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नए लैंडलॉर्ड को ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू द टेनेंट। अब जब वो नया लैंडलॉर्ड कभी खरीदता है तो नया लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? टेनेंट को ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनेंट को ये चीज़ बताना कि साहब हम आपके नए लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है। वजह क्या होगी? पता चला टेनेंट पुराने वाले को किराया दे रहा है और नया वाला आपके घर पे आके खड़ा हो रहा है मेरा किराया दो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब नया लैंडलॉर्ड ने मकान खरीदा था तो उसको 1 महीने के अंदर बताना है कि साहब आई एम योर न्यू लैंडलॉर्ड और अब से किराया मेरे को ही जाना चाहिए, करेक्ट। इन द फॉलोइंग सिचुएशन लैंडलॉर्ड में मेक एन एप्लीकेशन टू आरए और आरटी, यहाँ पे आरटी है रेंट ट्रिब्यूनल, में मेक एन एविक्शन, सॉरी आर ही है, आर ए को एक एप्लीकेशन डाली जा सकती है और आर ए आपसे मकान दुकान जो भी चीज़ है उसको खाली करने के लिए बोल सकता है। क्या क्या सिचुएशंस है जहाँ जहाँ पे ये खाली करवाया जा सकता है आपसे मकान? जब आप नॉर्मल किराया या इंक्रीज्ड किराया या वो जो मार्केट प्राइस वाला डिटरमिंट किराया है वो आप नहीं दे पाते हो, तो इन दैट केस अगर आप 2 महीने से किराया नहीं दे रहे हो और आपको 1 महीने का नोटिस सर्व किया गया है डिमांड का, वो भी आपने पास कर दिया, बट ध्यान रहे कि आपका ये जो नोटिस पीरियड सर्व करने वाला है ये 1 महीने का नोटिस पीरियड जो है, सॉरी, ये जो पहली चीज़ तो ये कि जो 2 महीने का किराया आपने नहीं दिया, ये किराया 12 महीने का हो जाएगा इन केस जो किराएदार है वो आर्म फोर्स का मेंबर है और वहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है वार की वजह से, तो इन दैट केस, राइट। और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, तो वहाँ पे जो है कि 2 मंथ्स हो जाएगा। इसके अलावा नो इविक्शन इफ द टेनेंट पेज द ड्यूज विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। नोटिस सर्विस होने के 1 महीने के अंदर अगर वो किराया दे देता है तो खाली नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, तो खाली नहीं करवाया जाएगा। और ये जो बेनिफिट है, जो रिलीफ है, ये रिलीफ आपको सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर 2 महीने का किराया आपने नहीं दिया तो आपको नोटिस आ जाएगा और नोटिस के 1 महीने के अंदर आपको किराया देना है, ठीक है। और ये जो 2 महीने का किराया नहीं दिया ये 12 महीने से रिप्लेस हो जाएगा 1 साल से, कि आपका 1 साल का किराया नहीं दिया। किस केस में? जब किराएदार आपका आर्म फोर्स का मेंबर है और वहाँ पे कोई डिसीज़ हो जाता है, और अगर आप 1 महीने के अंदर किराया दे देते हो तो भी आपसे घर नहीं खाली करवाया जाएगा। लेकिन ये वाला जो रिलीफ है ये आप बार बार नहीं, आप इसको अपनी आदत नहीं बना सकते हो कि किराया डिले करोगे और फिर रिलीफ उठाओगे, डिले करोगे रिलीफ करो, ठीक है। उसके बाद में दैट द टेनेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस पार्टेड, भाई आप क्या कर रहे हो कि प्रॉपर्टी छोड़ के चले जा रहे हो बिना बताए, तो आपको जो है कि ये प्रॉपर आरए आपके ऊपर एक ऑर्डर पास कर देगा कि साहब नहीं है, खाली करो प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अर्ज है, बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रोविज़न है कि अगर क्या हुआ कि साहब आपने जो प्रॉपर्टी ली हुई है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए ली हुई है, प्रोपराइटर चेंज हो रहा है या पार्टनर चेंज हो रहा है फर्म का, मतलब क्या है कि फर्म में कौन कौन पार्टनर है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। इवन अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आपको वो आप नहीं बताते हो तो आपसे मकान खाली करवा लिया जाएगा, करेक्ट। और कौन से केसेस हैं सर? अगर आप प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आफ्टर रिसीट ऑफ नोटिस लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देगा कि साहब आप प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहे हो और आप जो है कि खाली करो। मिसयूज़ का यहाँ पे मतलब बता रखा है, इंक्रोचमेंट, एडिशनल स्पेस, न्यूजेंस क्रिएट करना, जिस पर इलीगल पर्पस से यूज़ करना, इमोरल पर्पस से यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें मिसयूज़ के दायरे में आती हैं। तो इन दैट केस आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द लैंडलॉर्ड टू कैरी आउट एनी रिपेयर और कंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग और एडिशन, सर यहाँ ध्यान रखना नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, और डिमोलिशन। इन दैट केस
और विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कैरीड आउट विदाउट द प्रीमाइज बीइंग वेकेटेड। तो और ये पॉसिबल भी नहीं है कि अगर आपसे खाली ना कराया जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इन दैट केस आपको जो है कि खाली करना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ द रेंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे होगा। रेंट अथॉरिटी के पास में वो अप्लीकेशन डालनी पड़ेगी मकान मालिक को, और तभी वो खाली करवा सकता है। करेक्ट। That the premise on any part thereof is required by the landlord for carrying out any repairs, construction, rebuilding, addition, alteration, demolition as a consequence of change of the law by use of the competent authority। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी का लॉ चेंज हो गया, तो इन दैट केस अगर वहाँ पे चेंजेस करने हैं अपने को, तो वो मान लीजिए कि कोई कॉमर्श एरिया को कमर्शियल कर दिया और उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे होटल्स ही बनेंगे, ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी ने बोला, तो वहाँ पे क्या होगा, अपने को वहाँ पे आपको ये मकान खाली, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो खाली करनी पड़ेगी। अगर टेनेंट ने अपने आप से नोटिस दिया था कि हम साहब खाली कर रहे हैं, और उसके भी आप पे लैंडलॉर्ड ने किसी और के साथ में उसको बेचने का सौदा कर लिया, तो इन दैट केस ऑल्सो आप, और फिर आप वापस आते हो कि नहीं साहब हमें नहीं खाली करना, तो नहीं, वहाँ पे आपको खाली करना पड़ेगा। करेक्ट। Tenant has carried out any structural changes or erected any payment structure without the written consent। टेनेंट ने क्या किया, मकान के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज जिसके ऊपर कोई भी कंसेंट नहीं ली, तो उस केस में आप इजीली खाली करवा सकते हो मकान। सबलेट, जो भाई आपके रेंट एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट में राइट नहीं था, आपने सबलेट कर दिया, तो उस केस में आपसे मकान खाली करवाया जा सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सकती है। आपका टेनेंसी पीरियड ख़त्म हो गया तो आपसे खाली करवाई जा सकती है। टेनेंट ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग यूजली अपने यहाँ घर पे किसी को भी बोल देते हैं कि साहब हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी रह लो, ये सब कर लो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर टेनेंट ने अपनी फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ कर दिया, अगर अब टेनेंट ने अपनी फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ किया कि साहब तुम रह लो आके, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो लैंडलॉर्ड के पास अधिकार है कि वो मकान खाली करवा सकता है। तो यहाँ फैमिली का मैटर है, स्पाउस, कोई भी मेल लीनियंट डिसेंडेंट, मेल पर्सन का नीचे की जो पीढ़ी होती है, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अनमैरिड और विडो और डाइवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड, अगर कोई डॉटर है आपकी तो वो डॉटर का मेल डिसेंडेंट है तो वो एज द के, और वो लोग, वो सारे लोग नॉर्मली आपके साथ रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब कभी भी आके आपके साथ रह रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं ये कहाँ वो रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस टाइम पे आपने टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू किया था, उस टाइम पे आप बता के आओगे कि इतने लोग रहेंगे, तो तभी काम चलेगा। टेनेंट सब्सटेंशियल, अगर किसी भी किराएदार ने अपना सब्सटेंशियल सामान रिमूव कर दिया, मतलब अपनी इंटेंशन दिखा रहा है या मकान छोड़ के जा रहे हैं और रातों रात बिना किराया दिए गायब हो सकता है, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लॉ ने यहाँ पे अलाउ किया है कि आप एप्लीकेशन करोगे, हम आपको अलाउ कर देंगे कि हाँ आप मकान खाली करवा दो, ठीक है। अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड को अपने खुद के रहने के लिए चाहिए, ऐसा अपने रहने के लिए चाहिए हो, किसी और यूज़ के लिए नहीं, अपने रहने के लिए चाहिए, तो भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड, वहाँ पे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है अगर, ठीक है, किसको, उसके लीगल हेयर्स को, तो लीगल हेयर्स भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब खाली करवा दो हमारा मकान, हमको या हमारी प्रॉपर्टी, हमको ज़रूरत है इस चीज़ की। इसके बाद में अब हम पहुँचते हैं, डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो क्या होगा। सर ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है कानून का। आप यहाँ पे एक नई चीज़ भी सीखने वाले हैं यहाँ पे, कि पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वेयर द रिस्पोंडेंट एंटर डिफेंस एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आरए और आरटी को बोला गया कि आप एप्रोप्रिएट ऑफिसर की तरीके से एक्ट करोगे। कौन से ऑफिसर की तरीके से एक्ट करोगे, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में डिफाइंड है, उस तरीके से। तो जब सर आप इसका प्रियम्बल पढ़ोगे, तो इसके प्रियम्बल में बोला गया कि चूंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि लॉ जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो अगर आपको कोई लीगल सर्विसेज चाहिए होती हैं और आप कोई अनप्रिविलेज वर्ग से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का गठन करवाया गया है, जिसके तहत जाके आप कोई भी वकील हायर कर सकते हो और वहाँ पे वो आपके लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट जाएगा तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे सबसे पहली लाइन में बताया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले ही भाई दोनों की बात सुन के पहले कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे।
इसके बाद में अगर कॉम्प्रोमाइज़ ट्राई करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो कॉम्प्रोमाइज़ की टर्म्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द आरए जो भी होगा वो अपीलेबल होगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर उसको अपील, उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। रेंटिंग अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल शैल इंडीवर टू डिस्पोज द केस, उसका अब यहाँ पे जो मेन प्रियम्बल वाला जो चीज़ थी कि आपको स्पीडी तरीके से इस केस को डिस्पोज करना है, तो आपको समय सीमा दी हुई है 60 दिन की, कि साहब आप 60 दिन से ज़्यादा समय नहीं लोगे और 60 दिन के अंदर आप इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दोगे। और अगर 60 दिन से अधिक समय ले रहे हो तो आपको रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि साहब क्यों हमने समय लिया। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपने अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, जहाँ पे रेंट पेमेंट वाला डिस्प्यूट अराइज होता है, कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, इसके लिए खाली होना करना होता है। अगर किसी टेनेंट ने नोटिस दे दिया और किराएदार ने मकान मालिक ने किसी और के साथ में बेचने का अपना काम कर रखा है, तो इन दैट केस आपको जो ये नोटिस है, ये जो टाइम पीरियड 60 डेज़ वाला है, उसको 90 दिन का बढ़ा दिया गया। यहाँ पे आरए के पास अथॉरिटी है कि वो 90 दिन के अंदर अपना जो है कि ऑर्डर पास करेगी। और अगर मान लेते हैं कि टेनेंट अपने आप पार्ट कर गया, ठीक है, विदाउट कंसेंट छोड़ दिया, विदाउट कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा है, तो उस केस में 30 दिन का समय दिया गया है। उस केस में रेंट अथॉरिटी को 30 ही दिन के अंदर जो है कि अपना ऑर्डर पास करना है। अच्छा, ये जो 60 दिन का टाइम है, ये जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन होगी ना उस दिन से है, और फिर ये जो 90 डेज़ का टाइम है, ये डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन बिफोर आरए है, जिस दिन फाइल की गई थी। और ये जो 30 डेज ऑफ टाइमिंग है वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन है, करेक्ट। फिर इफ़ नॉट कंक्लूडेड द मैटर इन 60 डेज, अगर तो मैंने आपको बता ही दिया उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद में विटनेस को एफिडेविट्स के ऊपर डिमांड किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ हम देखते हैं ना कोर्ट्स के अंदर, एडजमेंट चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो साहब यहाँ तारीख पे तारीख नहीं, यहाँ केवल 3 तारीख ही मिलेंगी, फर्दर तारीख नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो 3 तारीख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिल सकती। प्रोसीडिंग बिफोर आरए एंड आरटी शैल बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग, बहुत अच्छी बात है। आरए के पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार होंगे जो वो अप्लाई करेगा। अगर रिकवरी वगैरह करवानी है तो वो रिकवरी वगैरह भी उन अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग करवा सकता है, ठीक है। हर एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द डिसीजन इन अपील बी द फाइनल ऑर्डर, और ये जो फाइनल ऑर्डर होगा शैल नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये चूंकि सिविल कोर्ट है तो इसके बाद में फिर आपके पास में सीधे हाई कोर्ट का रास्ता बचता है, क्योंकि किसी भी सिविल कोर्ट के पास में जब आप ये वाला मैटर लेके जाओगे तो वो लॉ ने साफ मना किया है कि ये मैटर किसी भी सिविल कोर्ट का नहीं है, वो उसको नहीं करेगी। अपील के टाइम पे जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 50% आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। आप बिना डिपॉजिट किए अपील पे नहीं जा सकते हो। अच्छा, इसके बाद में हम लोग पहुँचते हैं RSL ऑल्सो। ये एग्जीक्यूशन वाली बात मैंने आपको बताई कि ऐसा भी न्याय क्या देना कि आप एग्जीक्यूट ना करवाओ, तो आरए के पास में जो है कि एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी है कि आप अपना कानून जो भी ऑर्डर पास करोगे, डिक्री पास करोगे, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। पुराना कानून जो है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ द लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, इस वाले एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, अब आपको जो है कि ये देना है वहाँ पे फॉर्म 1 में जो आपको एप्लीकेशन देनी है, जो मैंने आपको बताई, उस एप्लीकेशन में क्या क्या करना है सर आपको। उस एप्लीकेशन में आपको नाम, पता, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पोजीशन, रेंट पेबल कितना जाएगा, कोई अदर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ वगैरह, आपकी आईडी, ये सारे आपको यहाँ पे लगा के भेजने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मेट है, अगर आप बोलोगे तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइडेड हैं उसके साथ में आपको अपने जो अग्रीमेंट है ना वो आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन के साथ में, और आईडी प्रूफ्स वगैरह जो भी आपके हैं प्रॉपर्टी मैनेजर के हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर्स चेंज होते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर्स होते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वाइट वॉश लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। पुताई करवाना, वाइट वॉश करवाना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। प्लम्बिंग, पाइप वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम करवाना है तो वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवानी है तो वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा जो टेनेंट की जिम्मेदारी है वो क्या,
कि आप अपनी खुद की जो टूटी लगी हुई हैं वो बदल पाओगे, ड्रेनेज सिस्टम आपकी जिम्मेदारी है, वाटर आपकी जिम्मेदारी है, वॉश बेसिन को साफ़ करना आपकी जिम्मेदारी है, बाथटब वगैरह आप रिपेयर करवाना, गीजर रिपेयर करवाना, अगर कोई सर्किट ब्रेक्स हो जाते हैं तो वो करवाना, स्विचेस ख़राब हो जाते हैं, सॉकेट ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर कोई लगा के दिए गए हैं वो ख़राब हो जाते हैं, किचन का फिक्सचर अगर ख़राब हो जाता है तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो वो किराएदार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से सर ये एक कॉम्पैक्ट चीज़ है जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो सरकार ने टेनेंट और मकान मालिक, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के हकों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को फ्रेम किया है। और ये बहुत ही अच्छा कानून है। इस कानून से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल जानना हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और इसको अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक में और आपके लिए आगे से लेके आऊँ, तो आप मेरे को बेशक मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए कोई भी टॉपिक लेके आएंगे। और आपसे फर्दर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप एज अ रेम्यूनरेशन मेरे को मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।